हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। मैं विपिन सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे बच्चे, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक नई चीज, एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का नियम हम सीखेंगे। इससे पहले हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ रखा है और बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग भी काफी देख लिए हैं। हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो एक हमने देखा एक वृत्ताकार लूप का किस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, उसका तरीका आपको बताया, एक स्मार्ट तरीका, एक आसान तरीका बताया आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी पर कुछ एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी करते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बात करें चैप्टर में तो चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब हम एम्पियर के नियम पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद बहुत टाइम नहीं लगेगा, यहाँ तक काफी टाइम लगा, क्योंकि बायो सावर्ट का नियम से यहाँ तक ये बेसिक था। इससे पहले आप चुंबक के बारे में जानते नहीं थे, तो काफी बेसिक चीजें थी यहाँ पर, खास करके बायो सावर्ट का नियम और धारावाही लूप के कारण, धारावाही तार के कारण, फिर धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना बहुत बेसिक में आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी आपको जुटाना यहाँ पर जरूरी है, थोड़ा टाइम लेके करना जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद हम जल्दी जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ेंगे। टोरॉइड एवं परिनालिकाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे, फिर आगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे, साइक्लोट्रॉन वगैरह सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया चैप्टर का फ्लो, चैप्टर कैसे चलना चाहिए। ठीक है, चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये तो हो गई छोटी सी बात। एम्पियर का जो नियम है ये एक मैथमेटिकल नियम है, एक तरह से मैं बोलूं तो। मैथमेटिकल टूल बोल सकते हैं। टूल मतलब एक जैसे रिंच वगैरह होती है ना, टूल मतलब औजार एक तरह का। रिंच, पाना, जो स्क्रू, गेज, छोटी छोटी चीजें जैसे होती हैं, तो मैथमेटिकल टूल की तरह है ये। फटाफट से ऐसा करता है, जैसे आप सोचिए कि अब एक घरों में आप क्या करते हैं, मान लो एक स्क्रू आपको खोलना है, आपके पास पेचकस नहीं है, तो आप क्या करते हैं, 20 तरह के हथकंडे लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है कि बाल की पिन निकाल के, जो बालों में पिन लगाई जाती है ऐसे चपटी सी होती है, उसको निकाल के उससे खोलने का प्रयास करे। ये हो सकता है कि कोई जो चम्मच होता है, चम्मच के पीछे वाले भाग को पकड़कर, चम्मच को उल्टा करके उससे पकड़ के खोलने का प्रयास करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चाकू से खोलने का प्रयास करते हैं, जो छोटे छोटे पतले पतले स्क्रू होते हैं। तो ये क्या है, जुगाड़ लगा रहे हैं आप, तो टूल है ना, छोटे छोटे टूल हो गए। तो वैसे ही कि आपको मेन चीज नहीं मिल रहा है, तो आप स्क्रू खोलने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फटाफट से आप काम चला ले रहे हैं। वैसी ही चीज है एम्पियर का नियम। यहाँ पर भौतिकी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर मैथ ज्यादा है एक्चुअली। ये शॉर्टकट है एक्चुअली एक तरह का। जो हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा है उसका ये छोटा संक्षिप्त रूप है और सटीक नियम है। सीधा आपको आंसर यहाँ से आपको मिलता है, तो ये सीधे आंसर जो आपको प्रोवाइड कराता है। तो एम्पियर का नियम इस तरह से मैथमेटिकल टूल हम इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से निकाल सकते हैं। आज सबसे पहले हम क्विज करेंगे, क्विज के बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्विज की तरफ। और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट तरीके से ही आएगा, और जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को लेकर के क्विज है, तो थोड़ा सा आराम से करिएगा फटाफट से। ये पहली क्लास है और ये रही। ठीक है, चलिए। आर त्रिज्या के वृत्तीय चापखंड में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चापखंड अपने केंद्र पर 3π/2 रेडियन का कोण बनाता है, कोण भी दे रखा है आपको, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जल्दी से बताइए। और ये बहुत ही सुंदर सा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है, और आप क्विज में कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, बिना किसी डाउट के आप कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप इस क्वेश्चन को लेके, तो इसका मतलब क्या है कि सही चल रहा है, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, और अच्छी चीजें आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, रिवीजन वाले कोर्स में बच्चा आया था, आदर्श बोल रहा है सर रिवीजन क्लास बहुत अच्छा लगा। टाइम, अच्छा टाइम पूछ रहा है शिवम, सर रिवीजन क्लास बहुत अच्छा लगा, टाइम क्या है, 4 बजे। ओके भाई, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात, पढ़ाई करो, बस हो गया। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं, दोनों का आंसर देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या के वृत्तीय खंड में एक वृत्त बना है, वो इसमें करंट बह रही है, करंट इस डायरेक्शन में से बह रही है, ये डायरेक्शन है करंट बहने का, तो करंट इस डायरेक्शन में बह रही है इसमें, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि बी का मान कितना होगा। सिंपल से क्वेश्चन है ये पूरा कोण कितना है, ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है, ये कोण है, ये π/2 कोण निकाल दिया, तो 2π में से π/2 निकाल देंगे तो 3π/2 है,
तो 3π/2 दे रखा है। थीटा बराबर, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना है, कुछ नहीं करना है। बी बराबर आपको बता रखा है मैंने μ0/4π, ठीक है। एन है तो एन, अदरवाइज एक ही लूप है क्योंकि, तो I/a, ठीक है। ए क्या है, त्रिज्या है। आर यहाँ पर दे रखा है और गुणे फाई या थीटा जो भी है। तो बी बराबर निकालिए μ0/4π गुणे I, ए की जगह आर है, थीटा की जगह है 3π/2। कुछ करने की जरूरत थी नहीं इसमें क्वेश्चन में, और ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन पहले ही, बस गुणा करना था, पाई से पाई काट देना है, हो गया। तो 3μ0I डिवाइड बाई 8R के, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ है, 3μ0I डिवाइड बाई 8R। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना नहीं था, मैंने कहा था ना कि स्मार्ट तरीके से करिए, थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्ट तरीके से पढ़िए, बोझ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको देंगे, मतलब मेरे क्लास में जो नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे जो पढ़ रहे हैं खास करके जो बोर्ड वाला तरीका लगा के करते हैं क्वेश्चन, वो नहीं कर पाएंगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। वो पहली बात तो देख के ही परेशान हो जाएंगे कि वृत्त कट चुका है, अब क्या करें, ठीक है। तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, फिर वो डीएल वगैरह लेंगे, फिर बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे, इतने ये छोटा सा डीएल काटेंगे, फिर इसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालेंगे, डीबी निकालेंगे, फिर डीबी को समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम ले लेंगे, चलो ये ए पॉइंट है, और ये मान लो यहाँ पर बी पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पर सी पॉइंट है, फिर वो निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक समाकलित करने पर डीएल को जोड़ेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। क्यों करना है, कर रखा है ना। चलिए, डीएल लंबाई के चालक में कुल मिला के μ0 ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है, μ0I डिवाइड बाई 4π आइडियल डीएल क्रॉस आर, आर क्यूब। सो डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों का डी ही करेक्ट था, सही है। चलिए, तो ये तो छोटा सा हो गया। कुछ एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी, क्या नाम था उसका, कुछ करे, मैंने देखा क्लास स्टार्ट होने से पहले उसने कमेंट किया था कि सर आप न्यूमेरिकल ही करवाते हैं, डेरिवेशन करवाते हैं, और आपकी क्लास में नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, क्या जानना है तुम्हें। थ्योरी में बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों को, क्या है, कैसे गुणा कर रहे हैं, क्रॉस क्यों कर रहे हैं, डॉट क्यों कर रहे हैं, करंट किधर जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगी, और क्या लिखा है किताब में आपके भौतिक विज्ञान किताब में, इसके अलावा और कुछ लिखा है क्या। या तो मैं किताब छाप दूँ, कहो तो एनसीईआरटी का किताब चिपका के दिखा देता हूँ, जैसा सब टीचर कर रहे हैं, ज़्यादातर टीचर मैं देखता हूँ ऐसे करते हैं, एनसीईआरटी की किताब चिपका देते हैं और इसमें लाइन में ऐसे ऐसे पेन चला देते हैं कि इसका देखो ये है, फिर लिखते हैं ये है, क्या मतलब इसका, वो तो किताब में लिखा है, ये सब बच्चे के पास है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाना का तरीका है कुछ, और बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा उससे कुछ सीख पाएगा, वो तो लिखा ही है ना किताब में, वो तो है ही। तो अगर किसी को डेफिनेशन से दिक्कत है कि सर डेफिनेशन यहाँ पर चिपकाइए, आप डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, है ना, तो डेफिनेशन तो लिखो ना, अपने से बनाओ ना, क्या दिक्कत है। मैं बोल रखा हूँ कि डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें अपने से, अपने आप डेफिनेशन बनाइए। कोई भी फार्मूला लिख दिया गया है, ये है, तो इसको आपको बताया कि क्या है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन जब है तो लिखिए। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गिनना ही फ्लक्स है। अब इससे ही अब ये इतना सिंपल से जो मैंने बोल दिया, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गिनना ही फ्लक्स है, किसी क्षेत्रफल से जो गुजर रही हैं, और खास कैसे गुजर रही है, अभिलंबवत गुजर रही हैं। अब इसी को आप लिखिए अपने से। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है जो आपके लिए एक टास्क है, ये आपको चेक करने का एक तरीका है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने सही तरीके से भौतिक विज्ञान को समझा है। एक बार ट्राई करेंगे आप, मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो 2 मिनट दूंगा, और ज्यादा टाइम अगर आपको लगेगा कि और थोड़ा सा और टाइम चाहिए सर, तो मैं 3 मिनट तक देने को तैयार हूं। लेकिन पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद स्टार्ट करना, क्वेश्चन को सही से करना। इस क्वेश्चन में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पढ़ रखा है, तीसरा अध्याय जो इससे पहले वाला अध्याय था, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, और इस अध्याय में जो पढ़ा है उसका तो यूज करना ही है। तो आप लगाइए और मुझे बताइए कि कितना आप सोच पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वैसा क्वेश्चन है जिसमें आप सोच सकते हैं, तो सोचने पर ही ये पूरा क्वेश्चन, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, जल्दी से करिए। इसमें एक करंट बह रही है, इसमें I1 करंट इधर बह रही है, I2 करंट इधर, एक बैटरी लगी है, प्लस माइनस, तो यहाँ से I करंट आई है, और ये I करंट यहाँ से बढ़ करके इधर I1 हो जा रही है, ये इधर I2, तो A से B में I2 करंट बह रही है, और A से B में यहाँ से यहाँ तक बह रही है, इस तरह से होते हुए जा रही है I1, और यहाँ से डायरेक्ट बह के आ रही है I2, दोनों यहाँ पर जुड़ती हैं और मिल करके बन जाती है I, जो कि बराबर है I1 प्लस I2 के, और यहाँ पर भी I जो है बट जाती है 2 में, और इस तरह से बह रही है। अब आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। अब मैंने कर दिया है, आपको बता दिया कि करंट कैसे बह रही है। A, C और B से होते हुए ये I1 करंट बह रही है, और A से B डायरेक्ट I2 करंट आई है। तो यहाँ पर A, B, C और D पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, और आपको बताना है यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट O पर, यहां पर बताना है B बराबर क्या है। चुंबकीय क्षेत्र बताइए यहां पर B बराबर कितना है। दिशा भी बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सदिश इसीलिए लिख दिया मैंने। जल्दी करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप बोल भी सकते हैं कि सर नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। टाइम बर्बाद मत करिएगा। अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं वेट कर लूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तुरंत बोलिएगा कि मैं कर दूं, फिर मैं कर दूंगा। टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए क्लास का। ठीक है, हो गया? कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा, अंजलि वर्मा ने आंसर तो दे दिया है, 0 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और किसी को कुछ लगता है? समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, देखो मैं कह रहा हूं कि ये करंट इसमें बह रही है, ये करंट इसमें बह रही है। अगर दो करंट अलग अलग बह रही है, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। अगर मैं इस तरह से इसको बनाना चाहूं, इस तार को देखो, मैं बोल देता हूं कि ए से, देखो मैं बोल दे रहा हूं इस चित्र में, देखिए ए सी बी को मैं बोल रहा हूं, चलो इसको मान लेते हैं L1 है लंबाई, ठीक है। तथा मैं ये बोल दे रहा हूं कि ए डी बी जो है, ए डी और बी जो है, इसको मान लेता हूं ये L2 लंबाई है। तार की लंबाई बोल रहा हूं, ये तार की यहां से यहां तक की लंबाई L1 मान लिया, और यहां से यहां तक के L2। इसमें करंट बह रही है I1, इसमें करंट बह रही है I2। अच्छा, मैं मान लेता हूं इसका करंट, इसका प्रतिरोध कुछ R1 R2 कुछ प्रतिरोध हो सकता है। चलो इसका प्रतिरोध मैं मान लेता हूं कि इस पार्ट का प्रतिरोध R1 है, इस पार्ट का प्रतिरोध R2 है। तार का प्रतिरोध मान लेते हैं। अब तार का पदार्थ तो सेम है, तार एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, तो दोनों को प्रतिरोधकता सेम है, सिंपल सी बात। अच्छा, थोड़ा सा मैं चित्र बनाना चाहूंगा। मैं ए सी बी को सीधा तार कर दे रहा हूं, मतलब सर्कल है लेकिन एक बार दिखा रहा हूं मैं। ये एक सीधा तार है, ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, और यहां पर बीच में कहीं सी पॉइंट है, और ये फिर बी पॉइंट है। इसी तरीके से ए डी बी पॉइंट भी है, तो ए मान लेते हैं ए, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके जोड़ देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या इसको ऐसा समझो कि ए, और या इसको ऐसा मोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है तो इसको ऐसा मोड़ देता हूं मैं, इस तरह से ऐसे बना लेता हूं। और यहां पर डी पॉइंट है, ठीक है। ये छोटा है थोड़ा सा, बट लंबाई मैंने यहां पर सेम ले ली है। और यहां पर जुड़ी है एक बैटरी। अब देख सकते हैं ऐसा ही कुछ चित्र है। यहां से आई करंट बह रही है, और यहां पर बह रही है I2 करंट, यहां पर बह रही है I1 करंट, और बह करके फिर I करंट लौट आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों के पोटेंशियल समान है। ए और बी पॉइंट के बीच में दोनों तार जुड़े हुए हैं, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो ई के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के, सेल के ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विभवांतर जो है दोनों का सेम है। जो इस पहले तार का, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो दोनों की लंबाई तो सेम है ना, दोनों की लंबाई सेम है। इसका मतलब क्या, सॉरी, दोनों का विभवांतर सेम है, विभवांतर विद्युत वाहक बल। तो ओम का नियम लगा लीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। कई बार आपको इस तरह से प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, ओल जलूल से प्रश्न आ जाते हैं कई बार। अब ओम का नियम जब लगाएंगे तो ओम का नियम क्या होगा? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर के। तो हमारे पास V नहीं है, पहले के लिए मैं लिख रहा हूं, पहले तार के लिए तो मैं V नहीं लिख रहा हूं, मैं E लिखूंगा। दोनों के लिए E सेम है, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा, इसमें करंट कितनी बह रही है I1, इसका प्रतिरोध कितना माना है R1, ठीक है। और दूसरा इसी तरह से लिख सकते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा I R2 के। मुझे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? हमें एक चीज पता होना चाहिए, आई और इसके लंबाई में फर्क पता होना चाहिए। कितना लंबा है ये, कितना कोण बनाएगा, ये सब पता होना चाहिए। हमें नहीं पता है कि ये आधा, ये कितना है, 1/4 भाग है कि ये 3/4 भाग है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो V बराबर आई आर होता है, तो E बराबर I1 R1, E बराबर I2 R2, दोनों E बराबर है, तो दोनों को हम एक साथ ले लें, तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर हो जाएगा I2 R2। एक रिलेशन मिल रहा है। अब चूंकि एक चीज और जानते हैं आप, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़ा है, सब याद आ जाएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब भी मेरा वही था। चूंकि दोनों पदार्थ एक ही तरह से, दोनों तार जो है एक ही पदार्थ के बने हैं, तो दोनों की प्रतिरोधकता भी सेम होगी, रेजिस्टिविटी। तो इसको आ जाएगा R बराबर रो L बाई ए। फॉर्मूला हमें पता है, ए क्या है? दोनों की मोटाई सेम है, दोनों तार वैसे ही है ना, दोनों तार की मोटाई सेम है। तो अगर इस तरह से है तो यहां पर ये हो जाएगा I1, R1 की जगह पर लिख दूंगा रो L1 बटे आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा I2, और ये भी हो जाएगा रो
L2 बटा ए। यहां पर देखिए क्या क्या चीजें कट रही है, क्या चीजें बच रही है। ए से ए कट रहा है, रो से रो कट रहा है। I1 L1 बराबर I2 I2। I1 L1 बराबर बचा हमारे पास I2 L2, ये फॉर्मूला हमारे पास बचा। हमें एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया? हमें एक चीज पता चला कि दोनों खंडों में बहने वाली धारा और उसका जो लंबाई है उनका गुणनफल दोनों का नियत है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो एक चीज मुझे पता चला यहां पर कि जितना चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा यहां पर, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ये भी उत्पन्न करेगा। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन निकाल लीजिए। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस तार की वजह से अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, इसकी वजह से देखिए इस तार में क्या है, करंट इधर आ रही है, इसमें क्या आएगा, एक मिनट, इसमें उल्टा हो गया, इसमें बाहर की तरफ आएगी, मैंने उल्टा लिख दिया। इसमें ऐसे है ना ये, तो करंट ऐसे आ रही है, करंट इस तरह से बह रही है, ऐसे बह रही है नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आएगा, डॉट आएगा। और इसकी वजह से क्या आएगा, इस तार के भाग, इस भाग की वजह से क्या आएगा, इस भाग की वजह से ये नीचे की तरफ, तो ये अंदर की तरफ, यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो एक की वजह से क्रॉस, एक की वजह से डॉट, और दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र सेम आएगी। तो दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र सेम आ गया, मतलब B1 बराबर आ गया है B2 के, दोनों चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो गए और विपरीत हो गए। ठीक है, बराबर तथा विपरीत, मान में बराबर है लेकिन और दिशा में विपरीत है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र मैं लिखूंगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र O पर B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2। अब मुझे पता है कि B1 बराबर है B2 के, ठीक है, यहां पर आ जाएगा B बराबर है B1 और प्लस लिखूंगा B2। तो B2 की डायरेक्शन अलग है लेकिन मान सेम है, तो ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि B1 बराबर है B2 के, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, रिवर्स आएगी। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, एक ऊपर की तरफ, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र रिजल्टेंट 0। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, B1 बराबर B2 है, तो यहां से आ गया B2, और B2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B1। ठीक है, तो सिंपल सी बात, B1 लिख सकते हैं, तो B1 और B1 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र कितने आएगी, 0 आएगी, यही आंसर होगा। तो एक चीज हमें पता चला यहाँ पर, क्या पता लगा, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पर, विद्युत धारा वाला कई सारा कॉन्सेप्ट। हमने पहले क्या निकाला, हमें करंट के बारे में पता है, लंबाई के बारे में पता ही नहीं, तो हमने लंबाई माना, और लंबाई के साथ करंट का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाया करते हैं बच्चे, हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, हम फॉर्मूला लगाते हैं B बराबर, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं B बराबर म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई ए को तो हम R मान सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या हम कोई भी मान लें R होगी, तो दोनों के लिए सेम होगी, जितनी त्रिज्या इसकी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी इसकी है, इसके लिए भी वही त्रिज्या होगी। तो क्योंकि वृत्ति है, केंद्र है, तो त्रिज्या बराबर होगी, तो ए ही मान लेते हैं त्रिज्या को। ठीक है, अच्छा, गुणे में आता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए, और गुणे में आता है थीटा के, ठीक है, थीटा या फाई जो भी है। अब अगर मैं पहले के लिए लिखूं यहां से B1 बराबर, तो थीटा हमें पता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो ये बनेगा थीटा, इसका थीटा 1 बोल सकते हैं, और इसका बनेगा थीटा 2। थीटा 1 को देखो तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके द्वारा बना गया कोण, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप कितनी हो जाएगी L, और त्रिज्या क्या हो जाएगा A। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई, त्रिज्या A माना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर थीटा 1 लिख रहा हूं मैं, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना है L1, चाप कितना है L1, और त्रिज्या कितनी है A, तो L1 बाई A, I L1 आ गया ना, आया। इसी तरह से B2 बराबर देखो आ जाएगा म्यू नॉट I, ठीक है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A, थीटा 2 आ जाएगा। थीटा 2 का मतलब कहां से कहां तक, A से B तक, A से B तक कितनी लंबाई है, L2 लंबाई है, और त्रिज्या कितनी है, A है, सिंपल सी बात, L2 बाई A, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो दोनों फॉर्मूले में देखिए, ये A स्क्वायर L1 L2 I L1 I L2, तो दोनों में देखिए सारी चीजें सेम हो गई, क्योंकि I1 बराबर I2 आ गया है, L1 I1 बराबर L2 I2, तो कुल मिला के ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, बट विपरीत डायरेक्शन में, तो 0 हो गया। तो दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तो मैंने क्या यहां पर देखा, हमने यहां पर ये देखा कि लंबाई अलग अलग होने के बावजूद, लंबाई अलग अलग होने के बावजूद जो कुल प्रभाव पड़ेगा यहां पर,
वो 0 ही पड़ेगा अगर दो इस तरह से है। मतलब कि अगर कोई वृत्त ऐसा सा है, ठीक है, और उसके यहां पर और यहां पर मान लो एक बैटरी जोड़ी गई है इस तरह से, ठीक है, बैटरी जोड़ी गई है, तो क्या होगा, एक में करंट इधर जाएगी, एक में करंट इधर जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब यही बैटरी को अगर मैं एकदम पास पास जोड़ दूं, ठीक है, आधे आधे पे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे आधे पे जोड़ोगे तब भी वही आएगा आंसर। अगर मैं इसको यहां पर ना जोड़ूं, बैटरी को मैं यहां जोड़ दूं एकदम पास पास, ठीक है, तो इसमें से I करंट आएगी, I करंट जाएगी, लेकिन इधर चली जाएगी माना I1, इधर चली जाएगी माना I2। भले इसकी छोटी सी लंबाई है, ये पूरी लंबाई है, कुल चुंबकीय क्षेत्र अभी भी 0 ही रहेगी। तो फर्क नहीं पड़ता कि छोटी सी लंबाई है या बड़ी लंबाई है, 0 आएगा। ठीक है, सही है ना? समझ में नहीं आ रहा है बेटा? पहली क्लास में किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर कोई पहली क्लास मेरे क्लास में आया है तो समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। जो हम नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है, ये जभी तक जो मैंने पढ़ा रखा था ना, उसी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा। कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, कैसी बात करें हम? अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस लेवल के इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो अच्छे प्रश्न करिए ना, अच्छी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको। बोर्ड वाले तो बचपना है, बचपना, वहाँ पर भौतिक विज्ञान थोड़ी सिखाते हैं। कक्षा 11वीं 12वीं में भौतिक विज्ञान होती नहीं, बच्चों को होती थे, भौतिक विज्ञान होती है, लेकिन क्योंकि बच्चे बोर्ड कर रहे होते हैं, इसलिए कुछ नहीं समझ में आता उनको, वो कोई भौतिक विज्ञान नहीं सीखते। इसीलिए बच्चों को फिर तैयारी करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, जेई में, जेई और नीट की अलग से तैयारी करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में रहते हुए भी सेम चीज आप पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं आप, बट कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ाई ऐसे करिए कि आपको हरदम के लिए रहे, है ना? सिर्फ बोर्ड के बाद पढ़ाई खत्म हो जाए ऐसी तो है नहीं कि बोर्ड पास कर लिया और सब हो गया, नहीं होगा ना। अच्छा, एम्पियर का नियम पढ़ेंगे। एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट नियम है, मैथमेटिकल टूल आपको मैंने बताया। एम्पियर का नियम क्या है? बहुत ही सिंपल सी भाषा है। एम्पियर जी कहते हैं बंद विद्युत धारा के लिए बात कर रहे हो, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसी बंद लूप में, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं तो हमें एक चीज मिलती है। क्या मिलती है? म्यू नॉट आई, एक नियतांक के साथ करंट का रिलेशन मिलता है। अर्थात मैं इसको समझाना चाहूंगा। लेट्स से कि मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही डेफिनेशन में नहीं जाते, समझने पर फोकस करें। डेफिनेशन इसके बाद में बताता हूं आपको। लेट्स से कि एक तार है, मैंने आपको बता रखा है कि एक तार, जब तार में करंट बहती है तो तार के चारों तरफ अगर आप ऊपर से झांक के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? इस तरह से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखेंगी तार के, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो। इसको मैं सामने से बनाना चाह रहा हूं, इसको मैं सामने से, इसी चित्र को सामने से बनाना चाहता हूं। मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऐसा समझिए कि तार है, ये तार है और तार से करंट जो है बाहर आ रही है, ये आई करंट मैं लिख रहा हूं, इसी को मैं अब सामने से देख रहा हूं। ठीक है, तार, ऐसा कल्पना करिए कि तार जो है बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। जैसे मेरा पेन है, पेन की नोक दिख रही है, पेन की नोक करंट की दिशा बता रही है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखाई देगी? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आपको कैसे दिखाई देगी? चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे से दिखाई देगी। ठीक है, इसको मैं बीच में बना लेता हूं, तार को बीच में बना लेता हूं, इसको बीच में बना लेता हूं। ये तो करंट अगर बाहर आ रही है, डॉट लगा है इसका मतलब बाहर, करंट कहां है? बाहर की तरफ आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगी, ये देखो बाहर की तरफ, जैसे पेन है बाहर की तरफ करंट, तो इस पर रखिए, अंगूठा रखिए और देखिए किधर घूम रहा है हाथ घूम रहा है ऐसे, ये घूमेगा, हाथ घूमेगा, तो हाथ के घूमने की डायरेक्शन आपको दिख रही है, हाथ के घूमने की डायरेक्शन ये है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में घूमी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र, ये जो लाइन बनी है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारी घूमी है, कोई एक लूप मैंने ले लिया, पास से लेके दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी घूमी हुई है, पास से लेके दूर तक। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की एक रेखा में देख रहा हूं। अच्छा, एम्पियर का नियम कहता है कि जो करंट है वो बंद होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एम्पियर का नियम कहता है कि जो करंट है ना वो खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, किसी लूप के अंदर बंद होनी चाहिए। अब किसी लूप के अंदर अगर बंद है करंट, किसी लूप के अंदर अगर बंद है करंट, ये लूप मैं मान लेता हूं, इस लूप में करंट बंद है, बीचों बीच है और चारों तरफ से लूप है, तो एम्पियर जी कहते हैं कि इसका जब रेखीय समाकलन करेंगे, किसका? इस लूप का रेखीय समाकलन करेंगे, तो हमें जो करंट मिले, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, याद रखिएगा,
चुंबकीय क्षेत्र बी है, लेकिन हम इसका सिर्फ मान लेंगे, सदिश नहीं लिख रहे हैं। एम्पियर जी कहते हैं कि अगर इसका रेखीय समाकलन किया जाए, रेखीय मतलब ये रेखा ही तो है, चुंबकीय बल रेखा ही तो बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अगर मैं समाकलन कर दूं, कहते हैं वो बी डॉट कर दो डीएल, बी डॉट डीएल कर दो। लेकिन ये बंद है, बंद लूप है, खुला लूप नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, बंद लूप। तो बंद लूप को हम ऐसे लिखते हैं, जब बंद लूप का समाकलन करते हैं बी डॉट डीएल करेंगे, डीएल क्या है, छोटा सा अल्पांश मैं दिखाता हूं, तो ये बराबर आता है, ये इनका स्टेटमेंट है, ये नियम है, ये बराबर होगा म्यू नॉट और जो बहने वाली करंट है आई के। अब वास्तव में ये सिर्फ आई नहीं है, अभी तो आप देख रहे हैं, ये जैसे आपको मैंने पढ़ाया था गॉस का नियम, तो गॉस के नियम में बताया था कि परिबद्ध आवेश जो होते हैं, तो परिबद्ध आवेश एक हो जरूरी नहीं है कि, है ना, जैसे परिबद्ध आवेश, मान लो ये कोई क्षेत्रफल, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, तो करंट भी तो ऐसी हो सकती है। कोई अगर क्षेत्र हो, कोई अगर इस तरह से क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पर I1 है, यहाँ पर दे रखा है डॉट लगा रखा है I2 है, यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है I3 है, यहाँ पर भी क्रॉस लगा रखा है मान लो I4 है, और आपसे कहे कि बताइए इस लूप का, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, लूप मतलब कुंडली एक तरह सा, ठीक है, बंद क्षेत्र जो है, ये बंद क्षेत्र। अब इसके हर एक पॉइंट पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे, इसके हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे और उसका रेखीय समाकलन करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो रिजल्टेंट करंट, इसके अंदर नेट करंट कितनी बह रही है, रिजल्टेंट करंट मतलब नेट धारा, रिजल्टेंट धारा जितनी बह रही है उसको हम लेते हैं आई। तो आई सिर्फ एक करंट नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पर है, तो आई नेट इसीलिए लिखा जाता है, आई नेट। या इसी को मैं और सही लिखूं तो इस सूत्र को और एकदम परफेक्ट तरीके से लिखने के लिए मैं इसको बोल सकता हूं बी डॉट डी एल, और ये बराबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, म्यू नॉट, और इसको मैं सिग्मा आई लिख देता हूं। सिग्मा आई लिखने से बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। सिग्मा आई का मतलब हो जाता है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आई का मतलब करंट। जितनी भी परिबद्ध करंट हैं उस लूप के अंदर सबको जोड़ करके रिजल्टेंट करंट लिख लो, ठीक है, तो रिजल्टेंट करंट लिखेंगे। अब बाकी के चित्र में हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बाकी के चित्र में हटा रहा हूं, ठीक है, इसको आपको बनाना था तो बना लीजिएगा, अभी मैं फिर से बनाऊंगा और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, डीएल वगैरह कहां दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो लेट से कि इसमें मैं चल रहा हूं, ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैं चलो यहां पर इसका छोटा सा एक भाग डीएल देख लेता हूं। मान लो यहां से यहां तक ये छोटा सा एक भाग है और ये इसकी त्रिज्या होगी, अगर ये केंद्र है तो तार को केंद्र मान करके चारों तरफ संकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, तार केंद्र में रहता है, तार केंद्र में है, इसकी दूरी मान लेते हैं, लेट से ये आर दूरी है, ठीक है, ये भी आर दूरी होगी। इसको मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक ये मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इसको मैं बोल रहा हूं ये डीएल है। तो डीएल की दिशा किधर होगी, जिस दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र को घुमा रहे हैं, तो डीएल की दिशा किधर है बेटा, इधर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा किधर है, इस लूप पर इधर की तरफ ऐसे घूमी है चुंबकीय क्षेत्र। तो डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा जो है एक ही दिशा में होगी, तो बी की दिशा और डीएल की दिशा, दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी, दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। डीएल और बी के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री, दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि छोटा सा कोण है, कितना है, डी थीटा मान लेता हूं, मान सकता हूं, इनके दोनों के बीच में छोटा सा कोण बन रहा है। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप, चाप कितना है, डीएल, त्रिज्या कितनी है, आर, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, अभी काम में आएगा, या इसको मैं लिख सकता हूं डीएल बराबर अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा आर डी थीटा, लिख सकता हूं क्या? अरे देखते रहिए ना, जल्दी जल्दी करिए, अब तो आपको अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, थोड़ा सा आप तेज चल सकते हैं मेरे साथ। डीएल बराबर आर डी थीटा लिख सकता हूं ना, यहां से ये चित्र है आपके सामने, इसमें करंट यहां है, करंट वहां नहीं बह रही, वो लूप है, ये चुंबकीय क्षेत्र का लूप है, यहां पर बी है, बी डॉट डीएल, बी और डीएल का बीच का कोण कितना है, थीटा, 0 डिग्री। तो जब डॉट लिखते हैं, जैसे हम लिख रहा हूं बी डॉट डीएल, तो जब बी डॉट डीएल लिखते हैं तो ये आ जाता है बी डीएल और आएगा कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या रख रहे हैं, 0, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, 0 अंश का 1, तो बचेगा क्या, बी डीएल। यही चीज करने वाला हूं मैं, ठीक है, करने वाला हूं, और मैं प्रूफ करूंगा कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, करके दिखाऊं, आ जाओ यहां पर, ठीक है, आ जाओ यहां पर। अच्छा, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी छोटे में, देखो पूरा चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र छोटी सी होगी, इसको डीबी हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, इसको हम डीबी बोलेंगे,
ठीक है, इसको डी भी बोलेंगे, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र को डी भी बोल सकते हैं हम, छोटा चुंबकीय क्षेत्र, या चाहे तो बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बी ही बोल लो, नहीं तो परेशान रहोगे, बी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, बायो सावर्ट के नियम को हम उपयोग करने वाले हैं, ये आपको पता चल गया। तो बी डॉट डी एल से, बी डॉट डी एल बराबर हमें प्रूफ करना है, बी डॉट डी एल बराबर हमें प्रूफ करना है कि ये होता है म्यू नॉट आई के। तो बी डॉट डी एल अगर मैं करने वाला हूं समाकलन, तो बी का मान बताइए मुझे कितना है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान डीएल की वजह से, डीएल पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होगा, बायो सावर्ट के नियम से लिखेंगे तो बी का मान क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, बी डॉट डी एल बराबर कितना आ गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 है तो ये बचेगा सिर्फ सिंपल सी बी डी एल के, और ये रेखीय समाकलन है बंद लूप का, याद रखिएगा। अब बी जो है चुंबकीय क्षेत्र, उसको बाहर ले सकते हैं, सिंपल सी बात, लेफ्ट हैंड साइड हम, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस से लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपने आप आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकाले तो ये आ गया हमारे पास बी डी एल, और ये बराबर मैं लिख सकता हूँ, बी बाहर आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो इस पूरे लूप पर नियत है ना, इतनी दूरी आर पर, ठीक है, और अंदर बचेगा डी एल, अंदर क्या बचेगा डी एल। बी का मान मुझे अब लिखिए, बी का मान बताइए मुझे कितना होगा, बी का मान कितना होगा बेटा, एक तार से लंबवत दूरी पर, एक तार से लंबवत दूरी पर, लंबवत दूरी क्या है, त्रिज्या लंब होती है, वृत्त की परिध पर त्रिज्या जो होती है आर, ये लंब होती है, ठीक है। तो चूंकि हमने पढ़ रखा है, चूंकि हमने पढ़ रखा है एक सीधे तार के कारण, ठीक है, एक सीधे तार से एक लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आता है 2i बाई आर के, आता है कि नहीं, यही आता है, पढ़ा रखा है ना, तो यही चीज लिखेंगे। बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बी बराबर यहां लिखेंगे हम म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2i डिवाइड बाई आर, त्रिज्या कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है आर, यहां पर ये लंब है, देख सकते हो आप, लंब है, त्रिज्या पर त्रिज्या जो होती है परिध पर लंब होती है, सिंपल सी बात, आर गुणे। अच्छा मुझे समाकलन करेंगे डीएल का, तो डीएल कहां से कहां तक फैला है, डीएल फैला है पूरी पूरी परिध, परिध कितनी होती है वृत्त की, वृत्त की परिध कितनी हो, वृत्त की परिध क्या होती है बेटा, डीएल को क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा समझो, डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकता हूं, चलो लिख लो, डीएल बराबर लिख लूंगा आर डी थीटा म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2i, इसको मैं काट दूंगा बाद में, अभी नहीं काट रहा, और यहां आ जाएगा डीएल की जगह हो जाएगा आर डी थीटा। अब आर बाहर आ जाएगा, आर तो नियत है, त्रिज्या है, तो आर बाहर आ जाएगा। अब मैं काटने वाला हूं चीजों को, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2i बटा आर, और गुणे में ये आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी थीटा। डी थीटा अगर मैं यहां पर थीटा छोटा सा डी थीटा, अगर मैं पूरा डी थीटा घूम के आऊं, पूरा अगर मैं घूम जाऊं ऐसे, तो कितना घूम जाऊंगा 2 पाई, तो डी थीटा कितना है, पूरा का पूरा कितना है, पूरा घूम जाऊंगा यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा डी थीटा, मतलब पूरा थीटा मतलब 2 पाई, 2 पाई घूमूंगा कि नहीं, अरे ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई, ये बन जाएगा पूरा का पूरा 2 पाई के, ये आर से आर कट गया है, 2 से 2 कट जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, हमारे पास आया है म्यू नॉट, ऊपर आई बची है, नीचे बचा है पाई, और कुछ बचा है क्या, देख लीजिए, यहां पर म्यू नॉट बचा है, यहां पर आई, यहां पर पाई बचा है, और कुछ बचा है, यहां पर 2 बचा है, तो 2 पाई बचा है, और ये बन जाएगा 2 पाई के, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना बचा, प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको, हाँ छोटा अल्पांश है बेटा, ठीक है, डीएल जो है छोटा सा अल्पांश था, डीएल का मान रखा मैंने, निकाल लिया, तो आंसर आप देख सकते हैं कट गया, सिर्फ म्यू नॉट आई बचेगा। तो सेम चीज है, ये प्रूफ हो गया कि म्यू नॉट आई होगा, तो म्यू नॉट आई आ गया हमारे पास, तो बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अरे ये सीधा तार ही है ना, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये सीधा तार है, सीधा तार है, यहाँ पर सीधा तार अंदर से जा रहा है, और ये जो लूप देख रहे थे हम, ये एक छोटा सा लूप ले लिए हैं, बस यही वाला एक लूप ले लिए, एक लूप ले लिए, बहुत सारे लूप लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा पास में लूप ले तो और बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लूप पे निकालोगे, ठीक है ना, ऐसे ही करना था, ठीक है।
तो धीरे धीरे से आप करेंगे, हो जाएगा। आपको करना क्या था, सिंपल सी बात थी, आपने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल बराबर बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। डी एल थीटा बराबर कितना था, चूंकि थीटा बराबर हमारे पास था 0 डिग्री, तो कॉस थीटा का कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा होगा बीडीएल के साथ, तो बीडीएल रहेगा। बी का मान, अब हमारे पास बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, वो नियत है क्योंकि कांस्टेंट करंट बह रही है, तो बी बाहर आ जाएगा, बचेगा डीएल। डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, पहले लिख दिया था, डीएल बराबर आर डी थीटा, तो आर डी थीटा लिख दिया। आर क्या है, त्रिज्या है, बाहर आ जाएगी, बचेगा क्या, डी थीटा। बाकी बी का मान हमें पता है कि एक तार के कारण, एक तार से लंबवत दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, यही तो होता है। ठीक है, जैसे हम निकाला करते थे ना, एक तार से जिसमें करंट बह रही है, इससे ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी जब हम निकालते थे यहां पर, तो ये क्या है, यहां पर ये चारों तरफ ही तो चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर निकालो या इतनी दूरी पे यहां पर निकाल लो, तो ये तार से इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये लूप ही तो बना रही होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहां पर भी तो लूप ही बना रही होगी, ये यहां पर भी तो लूप ही होगा, तो लूप पर ही तो हम निकाल रहे थे, लूप पर ही तो निकाल रहे थे। अब इस तार को मैं सामने से देख रहा हूं, सिंपल सी बात, इस चीज को ऐसा पलट दो सामने से तो ये वृत्त दिखेगा, ये दिखेगा, तो लंबवत ही तो दिए हैं, त्रिज्या लंबवत ही तो है। और ये छोटा सा भाग देख लिया मैंने, यहां से यहां तक का भाग देखा है, सिर्फ यहां से यहां तक का भाग देख लिया, इसको मैंने डीएल बोला। पूरा कितना हो जाएगा, थीटा घूम रहा हो, जैसे ये थीटा घूमा है, डी थीटा, पूरा घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों बेटा, अब बेटा आप कॉस थीटा क्यों पूछोगे, तो मैं तो, मेरे लिए तो सर पटकने वाली बात हो जाएगी, क्यों पूछ रहे हो। कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा ही आता है बेटा, कितनी बार बता चुके हैं। कॉस थीटा, डॉट का मतलब बता रखा ना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मतलब बता रखा है। डाइवर्जेंस क्या है, जब घुमाते हैं तो कर्ल जब करते हैं तो डेल का मतलब, कर्ल का मतलब बता रखा है, कैसी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, कैसे बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है। इसको आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, ये एक तार है, जब तार है, ये मान लो पेन तार है, ठीक है, तो पेन तार है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, पहले बता रखा है, तो आप कैसे दिखेगा, ये देखो, ये पेन है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड से, ये बोर्ड है मान लो, इससे बाहर आ रहा है पेन, तो पेन अगर बाहर आ रहा है तो क्या दिख रहा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लाल लाल कलर की दिख रही है, चारों तरफ घूमी हुई दिख रही है ना, दिख रही है। तो किसी एक लूप को ले लो, इसमें से जितनी भी लूप है उनमें से कोई एक लूप ले लो और उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगर मैं इस पेन से यहां पर मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, या इसको ऐसा देखो, ये जैसे ये बीच में है तो इस पर पेन रख, तो पेन से इस पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां से यहां तक लाइन खींचूंगा तो लंबवत ही तो लाइन है, यहां से यहां तक लाइन खींचूंगा तो लंबवत लाइन है। देखो तार इस पार से उस पार गया है, तो ये तार है, आपको सामने दिख रहा है तो सामने दिख रहा है, डॉट है, बाहर की तरफ करंट आ रही है। और कुछ बताऊं, अब तो सही है ना, समझ में आया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये करंट बह रही है, इसमें आई करंट, और इस तरह से हमने निकाल लिया है इसको ऐसे करके, ठीक है, सिंपल चीजें। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई बात यहां तक की, हमने जो नियम सीखा है, और ये नियम हम लगाएंगे हर जगह पर। नियम एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, क्या नियम है, सिंपल सी बात है, B डॉट डी एल सदिश रूप में ये बराबर करते हैं तो मिलता है हमारे पास म्यू नॉट आई, इसको हमने प्रूफ करके देख लिया। और ये नियम देखने में बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये नियम। आगे जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप देखेंगे कि इस नियम का यूज करके हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल होता है, रैखिक समाकलन बोलते हैं इसको, रैखिक समाकलन बोलते हैं बेटा, ये रेखीय समाकलन है, ठीक है, क्योंकि जो वृत्त है, अगर वृत्त को मैं यहां से तोड़ के और सीधा कर दूं तो ये तार बनेगा पूरा का पूरा, एक तार को ही मोड़ के वृत्त बनाया गया ना, ये तार ही है, तो ठीक है, तो रेखा है, रेखा का समाकलन किया गया है यहां से यहां तक, मान लो बस हो गया, रेखीय समाकलन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस वगैरह देखना स्टार्ट करिए, बाकी मैं क्वेश्चन लगाने के तरीके आपको बताते रहता हूं, तो थोड़ा सा करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फिलहाल क्विज की तरफ हम चलने वाले हैं, क्विज में भी क्वेश्चन जो है उसको करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटे, जल्दी से करिए। ये क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है, हर क्लास में आप 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं क्विज में, और जो क्विज में क्वेश्चन करते हैं वो सचमुच में क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये मत मानिएगा कि वो क्विज है। मेरे क्विज में जो
आप क्विज करते हैं इस क्लास में, वो क्विज जैसे नहीं है, वो क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको सर्च करके देख लीजिए, डाउटनेट पर ही सर्च करके देख लीजिए ये क्वेश्चन को, कौन से साल में कौन से इंजीनियरिंग एग्जाम या कौन से मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत मानिए कि आपको क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा, आप क्वेश्चन कर रहे हैं हर क्लास में, आप 4 क्वेश्चन मिनिमम 3 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं हर क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन चल रहा है आपका। चलिए बताइए, आया? चलिए अगले चलते हैं। सोचना था थोड़ा तेज, सटीक आंसर आना चाहिए, तेज सोचिए और सीधा सोचिए, सीधे आंसर। डेफिनेशन हजारों बुक में लिखी है बेटा, लेकिन जो मैंने अभी बताया वो हजारों बुक में आपको नहीं दिखेंगी। जो समझाया मैंने वो समझाया हुआ किताब में नहीं लिखा है, किताब में बस लिख दिया गया है, ठीक है। विजुअलाइज करवाना, उसको फील दिलवाना और कैसे हो रही हैं चीजें, ये मेरा काम है। और एक्सप्लेनेशन मेरा काम है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें जो कठिन हैं उसको मैं आसान कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और बात करें तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, लिख के देखिए ना, लिख के देखिए कि लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। रेखीय समाकलन जो होता है वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का किसी परिबद्ध, ठीक है, क्षेत्र में जो करंट परिबद्ध है उसका जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट आई के, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर ए बी के कारण हमें कह रहा है कि यहाँ पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्यों आएगा? मैंने कह रखा है कि एक तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो 0 होती है, किसी भी तार पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होती है। तार के सामने भी तो 0 होगी, तार के पीछे भी तो 0 होगी, तार के सामने इस अक्ष पर 0 होगी, तो ये तार है और तार के सामने ही ये O पॉइंट है, तो यहां पर इसके कारण 0 होगी। इसके कारण कितनी होगी? इसके कारण आपसे पूछो कितनी होगी, तो इसके कारण होगी, सिंपल सी बात है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, और गुणे में क्या आएगा, थीटा। थीटा कितना है? पाई बाई 2, सॉरी थीटा कितना है? पाई है, पाई है ना। यहां से यहां तक कोण कितना है? यहां से यहां तक ये कोण कितना बना रहा है केंद्र पर? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब पाई, पाई से पाई काट लीजिए, म्यू नॉट आई बटा 4 है। तो इसके वजह से करंट आएगी, लेकिन ये इसके वजह से पूछा नहीं, म्यू नॉट आई बटा 4a, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और CD के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगी। इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0, इसके कारण भी B बराबर 0, लेकिन इसके कारण B बराबर 0 नहीं होगी, इस तीसरे पार्ट के कारण G बराबर 0 नहीं होगी। तो ये पूछा नहीं गया हमसे, सिर्फ AB पूछा गया था, AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए कितना होगा, तो 0 होगी। क्वेश्चन लगा लिया आपने, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट थे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा और ये एक चीज ये भी बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, हो गया क्वेश्चन, ये तो है। आगे परिपथ, परपथीय, एम्पेयर का परपथीय नियम किसके समान है? बायो सावर्ट के नियम के समान है। इज द करेक्ट आंसर। बायो सावर्ट का जो नियम काम करता है उसका शॉर्टकट है एम्पेयर का नियम, सिंपल सी बात है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो आज के लेक्चर बस यहीं तक था, धुआंधार शानदार मजेदार लेक्चर रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखा होगा आपने। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी सीखा है इस क्लास में तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा है कि मैंने कुछ सिखाया आपको। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल तो फिर सीखेंगे कुछ, बस पढ़ते रहिए। बाय बाय।